Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji, all dear students. वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। लास्ट वीक में बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट एज पर बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर हमने स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था पहला टॉपिक मटेरियल अकाउंट 1, जिसके अंदर बच्चों पहले लेक्चर में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग और मटेरियल से जुड़े डिफरेंट वर्ड्स का मीनिंग देखा था। और फिर सेकेंड लेक्चर के अंदर बच्चों आपने बिन कार्ड का मीनिंग और बिन कार्ड के 2 एग्जाम्पल देखे थे, और मेरे ख्याल से तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने कर लिया होगा। अब बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। सफर को आगे समझने के लिए सबसे पहले बच्चों लास्ट वीक के दोनों लेक्चर्स का थोड़ा वर्क रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट में मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझाया था बच्चों, वही मीनिंग शॉर्ट में आपको जैसे क्लास में बोर्ड पे वर्क करते हैं वैसे ही समझाने जा रहा हूँ, जिससे आपका काम इजी हो जाए। नाउ वी आर टेकिंग रिवीजन ऑफ मटेरियल अकाउंट 1 सब्जेक्ट कॉस्टिंग 1। सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट के अंदर वर्ड आ रहा है कॉस्ट, और जब तक आपको कॉस्ट वर्ड का मीनिंग पता ना हो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं समझाने जा रहा हूं मीनिंग ऑफ कॉस्ट। टोटल एक्सपेंडिचर अराइजेस बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल्स ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट। टोटल आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर अराइजेस बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल, यानी कोई भी आइटम का बच्चों प्रोडक्शन स्टार्ट करो, वहां से आइटम सेल करो, इसके बीच में ये जो खर्चा होता है बच्चों उसे कहा जाता है टोटल कॉस्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आइटम इज नोन एज कॉस्ट। अब सेमेस्टर 1-2 में बच्चों आप लोगों ने अकाउंट 1 और फाइनेंस अकाउंट पढ़ा था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि जो कॉस्ट का कैलकुलेशन है उसकी जरूरत किसको पड़ेगी? तो हर एक बिजनेस यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन नहीं करता बच्चों। अब मेरी एक मॉल में शॉप्स है, मैं ब्रांडेड आइटम सेल कर रहा हूं, तो जब मेरे पास कस्टमर आएगा वो प्राइस देखूंगा और कस्टमर को सेल करूंगा, तो मुझे उसका कॉस्ट प्राइस डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। पर बच्चों अगर मैं फिलिप्स ट्यूबलाइट है सपोज समझो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, ट्यूबलाइट मैं खुद ही बना रहा हूं, मैं ही सेल कर रहा हूं, तो सबसे पहले ट्यूबलाइट मुझे कितने में पड़ी उसका कॉस्टिंग मुझे कैलकुलेट करना होगा, तभी मैं उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाऊंगा। जब भी बच्चों कॉस्ट की बात आती है तो उसमें प्रोडक्शन से सेल के बीच में खर्च होते हैं, जिसे कहा जाता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मोस्टली बच्चों कॉस्ट के मेन 3 खर्च होते हैं, जो आपके 3 टॉपिक है। पहला खर्चा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दैट इज कॉल्ड मटेरियल, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो। सेकंड एलिमेंट जो इसके बाद पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड लेबर, एंड थर्ड एलिमेंट जो लास्ट में पढ़ोगे सबसे हैवी है, उसे कहा जाता है ओवरहेड्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा सर ये 3 जो खर्च है उसका मीनिंग कॉस्ट कैसे होता है, एक एग्जांपल से समझाइए। तो हम बच्चों एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक 2 पेन है, आप लोग लिखते हो ऐसे प्लास्टिक के पेन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ गोगो पेन, आप लोगों को मार्केट में गोगो पेन रखनी है बच्चों। वो पेन के लिए मटेरियल लेबर ओवरहेड खर्च कैसे होते हैं प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं। अब बच्चों सपोज आप गोगो पेन के मालिक हो, आप फैक्ट्री लेते हो और आप प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हो, पेन बनानी हो, तो सबसे पहले आप क्या लाओगे? तो जनरली बच्चों का क्लास में बच्चे आंसर देते हैं, पर यहाँ आप हो नहीं, इसलिए ऑनलाइन में मैं ही बता रहा हूँ बच्चों। पेन बनानी तो पेन किससे बनती है? तो पॉइंट से, लिखते पॉइंट से, उसके अंदर इंक यूज होती है, उससे बॉडी प्लास्टिक की होती है, नहीं कि लोखंड की। तो सबसे पहले आप मटेरियल में क्या लाओगे बच्चों? प्लास्टिक, इंक और पॉइंट। अब ये 3 आइटम में से कोई भी एक आइटम मिसिंग हो, मैं आपको प्लास्टिक ना दूं और खाली इंक और पॉइंट दूं तो पेन बनेगी नहीं, पॉइंट ना और खाली इंक और प्लास्टिक हो तो नहीं। यानी कोई भी आइटम का प्रोडक्शन करना हो बच्चों, पेन हो, टीवी हो, फ्रीज हो, ट्यूबलाइट हो या बाइक हो, मटेरियल हमेशा जरूरी है। इसीलिए आपका पहला टॉपिक कॉस्ट अकाउंट के आप पढ़ रहे हो, मटेरियल अकाउंट 1। अब बच्चों आप प्लास्टिक इंक और पॉइंट लाओगे, यू आर द ऑनर, आप खुद पेन नहीं बना होगा। पेन बनाने के लिए आपको मशीनरी चाहिए, कुछ वर्कर चाहिए जो पेन का शेप और डिजाइन डिसाइड करते हैं, इंजीनियर चाहिए, डिजाइनर चाहिए। जैसे पेन देखो बच्चों, बॉडी ब्लैक, यहाँ ब्लू, अंदर कुछ राइटिंग है, रेड कलर है, तो ये डिजाइन कौन डिसाइड करता होगा? तो इसके लिए बच्चों डिजाइनर और इंजीनियर रखे जाते हैं। सपोज कंपनी ने 4 डिजाइनर और इंजीनियर रखे और 15 वर्कर रखे। अब बच्चों इंजीनियर या डिजाइनर मुफ्त में काम नहीं करते, उन्हें कंपनी क्या देगी? काम के बदले सैलरी, जिसको अकाउंटेंसी की भाषा में बोला जाता है लेबर। अब बच्चों आपके पापा 1 महीने का पगार लेके आए, आप पूछो पापा को, पापा 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 आप कितना लेबर लाए?
तो 60 दे के पप्पा लाफा मारेंगे और गाल लाल कर देंगे। कारण लेबर वर्ड बच्चों मजदूरी किसके लिए यूज करते हैं? जो गड्ढा खोदता है, गरीब आदमी काम करता है ना, उसके लिए करते हैं। पर सही में बच्चों लेबर वर्ड कॉस्ट अकाउंट से जुड़ा हुआ, अच्छी भाषा में उसे सैलरी कहा जाता है। और मैं बताऊं बच्चों, हमारा पूछने वाले बहन है वो भी पैसे लेने आएंगे तो पूछेंगे सर मेरी सैलरी पगार आपको ने, वो ऐसा नहीं बोलेंगे मेरी मजदूरी दो। मीनिंग वही है बच्चों, काम के बदले दी गई अमाउंट, पर अच्छी भाषा में सैलरी, कॉस्ट अकाउंट की भाषा में लेबर। अब मेरे पास बच्चों 15 वर्कर है जिनको मैं पेमेंट करने वाला हूँ, मेरे पास प्लास्टिक इंक पॉइंट है। अब बच्चों नीचे मैं अपना क्लास है उसके नीचे बस स्टैंड पे 70 बाई 6 में कहीं भी प्रोडक्शन शुरू करके चलेगा ना बच्चों, गवर्नमेंट हमें उठा ले जाएगी। कारण प्रोडक्शन करने के लिए स्पेशल जोन है। गांधीनगर में बच्चों जीआईडीसी है, जीआईडीसी में आप जगह लोगे, नया बिजनेस है, जगह रेंट पे लोगे। अगर खरीदोगे पर बच्चों गोगो पेन टाइम टाइम फीस हो गई और फोपो हो गया तो क्या होगा? इसलिए बच्चों हम नया बिजनेस है, नई पेन है, इसलिए जगह रेंट पे लेंगे। उसका फिर आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर बच्चों एडवर्टाइज करेंगे 21 में 22 में सब जगह कोको पेन गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में, नातिबा में, चौधरी में, समर्पण में, सब जगह पे टीचर्स को फ्री देंगे हम स्टार्टिंग में। तो उसके लिए एडवर्टाइज करनी होगी। और लास्ट में बच्चों डिलीवरी 1 रखेंगे। और ये सारे खर्चे करने के बाद बच्चों पेन प्रिपेयर होगी, फिर उसका डिसाइड होगा कॉस्ट वैल्यू और फिर उसमें ऐड होगा प्रॉफिट, देन वी डिसाइड सेल्स प्राइस। यानी कोई भी पेन का बच्चों सेलिंग प्राइस डिसाइड करना हो तो सबसे पहले कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करते समय कॉस्ट के 3 खर्च को कंट्रोल ना करे बच्चों तो डे बाय डे कॉस्ट बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि कंपनी मार्केट में से डाउन। इसलिए बच्चों कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट के मेन 3 खर्च मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसका आपको ये सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना है। आगे जाते हैं बच्चों मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। सेमेस्टर 4 में जब बच्चों आप आगे जाओगे तो हर एक टॉपिक होगा उसके पीछे वर्ड लगेगा कॉस्टिंग, जैसे यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बच्चों कॉस्टिंग का मीनिंग समझना हो तो सिंपल लैंग्वेज में द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कॉस्ट, कॉस्ट को प्रेजेंट करने की मेथड को कॉस्टिंग कहा जाता है। यानी सेमेस्टर 3-4 का सिलेबस बच्चों एकदम लिंक रहा है। सेमेस्टर 3 के अंदर आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड खाली कॉस्ट सिखाया जाता है और उसको आईएनजी टिंग करना है सेमेस्टर 4 के अंदर, सेमेस्टर 5 में और 6 में कंटिन्यू। इसके बाद है बच्चों टॉपिक मेन मीनिंग। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है प्लास्टिक इंक एंड पॉइंट, उसे मटेरियल कहा जाता है। और मैं आपको पूछूं मीनिंग ऑफ मटेरियल तो यहाँ कोई जवाब नहीं दे पाएगा। दिखाई सबको दे रहा है प्लास्टिक ने मटेरियल क्या है, इंक मटेरियल, पॉइंट मीनिंग बोलो तो कोई बोले सर मटेरियल એટલે मटेरियल। पर बच्चों हर एक वस्तु को डेफिनेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तब आपको मैं मीनिंग समझा रहा हूँ जो ऑलरेडी आपने पावर पॉइंट में फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है। बेसिक आइटम रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग प्रोडक्शन इज कॉल्ड मटेरियल। ऐसी आइटम जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए बच्चों नेसेसरी है उसे मटेरियल कहा जाता है। जैसे मेरे पास प्लास्टिक, इंक और पॉइंट है बच्चों, अगर 3 में से कोई भी एक बेसिक आइटम ना हो, पॉइंट ना हो, मैं बूटी पेन तो लेगा कोई नहीं लेगा, इंक ना और प्लास्टिक और पॉइंट तो लेगा कोई नहीं लेगा। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों बेसिक आइटम रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग प्रोडक्शन इट्स कॉल्ड मटेरियल। मटेरियल के बिना आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके बाद बच्चों आगे जाते हैं मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल के बेसिक 2 प्रकार है बच्चों। मटेरियल क्या होता है वो तो आपने समझ लिया जिसके बिना प्रोडक्शन स्टार्ट ना हो, और अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस समझना होगा। इसको बच्चों बहुत ही अच्छी तरह याद रखना है, कारण इसके बाद लेबर में डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ओवरहेड में डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। यानी मैं आपको मटेरियल के 2 वर्ड के ऊपर से बच्चों टोटल 6 मीनिंग याद रखवाऊंगा। सेम मीनिंग आएगा, देखना। मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, द मटेरियल व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनी जॉब, प्रोसेस और डिपार्टमेंट, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो कोई प्रोडक्शन, जॉब या प्रोसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जिसके बिना प्रोडक्शन स्टार्ट ही ना हो, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। जैसे यहाँ पेन प्रोड्यूस करनी हो तो प्लास्टिक इंक एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। कोई भी एक आइटम मिसिंग हो प्रोडक्शन अटक जाएगा। उसके बाद है बच्चों मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। सेम मीनिंग है, खाली नॉट वर्ड ऐड कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। द मटेरियल which is not directly connected with any job, process or department of production, it's called indirect material. ऐसा मटेरियल बच्चों जो कोई जॉब, प्रोसेस या डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो तो उसे कहा जाता है बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल।
पहला एग्जांपल, जैसे आप प्लास्टिक जो मशीन में डालते हो, मशीनरी को ऑयलिंग करने के लिए ऑयल रखते हो, उसको सफाई करने के लिए जो कॉटन का वेस्टेज कपड़ा रखते हो, तो उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है बच्चों। ऑयलिंग से क्या होगा, मशीन स्मूथ चलेगा, ऑयलिंग ना करो तो भी मशीन चलने वाला है। इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसा है बच्चों जो प्रोडक्शन को इनडायरेक्टली हेल्प करता है, जैसे पैकिंग ऑफ बॉक्स, पेन को पैक करने का बॉक्स। अब वो बॉक्स में आप पेन दो बच्चों तो पेन की वैल्यू अच्छी दिखेगी, लुक्स गुड। किसी को भी हमें गिफ्ट में देना तो हम पेन कैसे देते हैं, बॉक्स के अंदर। विदाउट बॉक्स दो तो भी चलेगा, कॉस्टिंग ऑन होगा, पर बच्चों पैकिंग ऑफ बॉक्स वो पेन की वैल्यू को इंक्रीज करता है, वो उसको हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। और उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वन समझाया था मैंने, बिन कार्ड। मटेरियल के स्टोरेज को बराबर कैलकुलेट करने के लिए, उसका स्टॉक मेंटेन करने के लिए ये वर्ड यूज होता है बिन कार्ड। फिर से मीनिंग रिपीट कर देता हूं, अ कार्ड which is hang on every bin showing information of material received, information of material issued and balance of material at the end is known as bin card। ऐसा कार्ड बच्चों जो एक कपबोर्ड के ऊपर, जो खाने के अंदर वस्तु रखी हो, वो खाने को ऊपर टिंगा हो, खाने को इंग्लिश में बोला जाता है बिन। वो बिन के अंदर बच्चों कितना मटेरियल आपने रिसीव किया, कितना मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू किया और कितना मटेरियल बैलेंस में, तीन इंफॉर्मेशन जो दिखाए बच्चों, उसे कहा जाता है बिन कार्ड। तो आपने बिन कार्ड का मीनिंग भी देखा, उसका फॉर्मेट भी देखा, लगभग 3 एग्जांपल आप लोगों ने होमवर्क के साथ कंप्लीट किया है। तो बच्चों आपका पूरा रिवीजन हो गया, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, मीनिंग ऑफ मटेरियल, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड बिन कार्ड। और उसके बाद बच्चों आपको समझाया था मैंने मेथड्स ऑफ। चलो बच्चों, पहले लेक्चर में जो हमने कॉस्ट का मीनिंग, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल सब रिवाइज कर लिया बच्चों। उसके बाद आपको बिन कार्ड समझा था। लास्ट में बच्चों याद हो तो हमने मेन टॉपिक का पार्ट स्टार्ट किया था, मेथड्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, और जिसके अंदर पहली मेथड के एग्जांपल भी शुरू हो चुके हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। मीनिंग रिपीट कर लेते हैं, द क्वांटिटी इन विच ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें ऑर्डर प्लेस किया जाता है बच्चों, कॉस्ट मिनिमम हो और बेनिफिट मैक्सिमम हो, उसे इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ कहा जाता है। जिसके अंदर 3 प्रकार के फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, व्हेन कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज, तो उसमें आपने लिया था EOQ इक्वल टू √2AO अपॉन CP, जिसके अंदर P लेना है। सेकंड फॉर्मूला सिखाया था व्हेन कैरिंग कॉस्ट गिवन पर यूनिट, जिसमें √2AO अपॉन C। और तीसरा इंटरेस्ट रेट वाला बच्चों, जिसमें 2AO अपॉन IP प्लस C, जिसका उपयोग हमने नहीं किया, इसका एक भी एग्जांपल टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो ये मेथड के अंदर बच्चों पहले 2 फॉर्मूला जो मैंने बताया, कैरिंग कॉस्ट गिवन पर यूनिट एंड गिवन इन परसेंटेज, जिसका उपयोग आपने किया, और हम ये लेक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू और प्रैक्टिस करेंगे। फिर सेकंड मेथड, जिसका आपको खाली आइडिया दिया था, जो इसके बाद स्टार्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल टर्नओवर रेशियो, जिसे प्यार से कहा जाता है MTR। मटेरियल टर्नओवर रेशियो ऐसी मेथड है बच्चों जिसके अंदर कितना मटेरियल हमने रिसीव किया, कितना मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू किया और कितना मटेरियल बैलेंस में, उसको फॉर्मूला द्वारा रेट या टर्नओवर में कन्वर्ट किया जाए तो उसे बोला जाता है MTR, जिसका फॉर्मूला आपको थियरी के अंदर मैंने समझाया था, मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इक्वल टू MTR इन टाइम्स। और उसके बाद बच्चों तीसरी मेथड समझाई थी ABC एनालिसिस, जिसे कहा जाता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड फॉर कंट्रोलिंग मटेरियल एक्सपेंडिचर। ये पूरी मेथड अमेरिका की एक कार बनाने वाली कंपनी है, जनरल मोटर्स कंपनी, उसने यूज की, वो जो इंडियन कोई कंपनी ने यूज नहीं की। ये 7 मार्क में थियरी में आ सकती है, इसका कोई भी एग्जांपल सिलेबस में नहीं है, जिसको मैंने आगे भी समझाया, एक बार फिर से क्विकली आपको रिपीट कर देता हूँ। तो अमेरिका की जनरल मोटर कंपनी बच्चों बहुत बड़ी गाड़ियां बनाती थी। गाड़ियां बनाते समय उन्होंने बहुत बड़ा स्टोर डिपार्टमेंट रखा था, जैसे गांधीनगर में एक सेक्टर होता है बहुत बड़ा 10-15 बीघा जमीन वाला, वो डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों कंप्यूटराइज सिस्टम यूज की थी, कम कर्मचारी बहुत सारे रखे थे, स्ट्रिक्ट सुपरविजन था। फिर भी एवरी ईयर मटेरियल डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट का खर्च है, उसके अंदर वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, उसके कारण 20 से 25% लगभग एवरी ईयर खर्च इंक्रीज होता था। फिर बच्चों जो जनरल मोटर कंपनी ने जैसे कॉस्टिंग बढ़ा मटेरियल का, कंपनी ने नेक्स्ट कार की कार बढ़ा दी, 12 लाख वाली कार 14 लाख में, फिर 15 लाख 16 लाख, और 3 साल के बाद फिर कंपनी का जो मैनेजमेंट उन्होंने मीटिंग बुलाई, क्योंकि एवरी ईयर मटेरियल का खर्च बढ़ता जाए, हम कार की कीमत बढ़ाए, वो पॉसिबल नहीं, कारण कस्टमर कई बार कंपटीशन का कारण और कंपनी का कार ले लेगा।
फिर उनके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया कि जो कंपनी का स्टोर डिपार्टमेंट है उसका थोड़ा कैलकुलेटिव व्यू चेंज किया जाए। उन्होंने स्टोर डिपार्टमेंट 3 टुकड़ों में बांटा, ए बी सी। पहला डिपार्टमेंट बनाया बच्चों ए, जिसके अंदर कार में यूज होने वाले सबसे महंगी वस्तु रखनी है। जैसे कार में यूज होता है इंजन, जिसकी संख्या होती है, एक गाड़ी में एक इंजन होता है और जिसकी कीमत टोटल कार की प्राइस का लगभग 75% होता है। यानी 10 लाख की गाड़ी हो तो उसमें 7 या 8 लाख का इंजन होता है, जिसके ऊपर पूरा जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है। तो जिसके अंदर बच्चों उन्होंने इंजन रखा जिसकी वैल्यू 75% कार का और संख्या सबसे कम 10%। ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट सुपरविजन वाला डिपार्टमेंट बनाया। जब तक बच्चों फेस रिकॉग्नाइज, थंब सिस्टम, ऑनर की सिग्नेचर का लेटर लेके एम्प्लॉय ना आए तब ये डिपार्टमेंट में किसी को एंट्री, टोटली स्ट्रिक्ट सुपरविजन। बी डिपार्टमेंट ऐसा बनाया बच्चों जिसके अंदर गाड़ी से जुड़े हुए नॉर्मल स्पॉट पर, जैसे एक गाड़ी में दरवाजे होते हैं 4, डिक्की होती है, बोनेट होता है, टायर होते हैं 4, तो इसके अंदर बच्चों उन्होंने ऐसी आइटम रखी जिसकी वैल्यू 20%, लगभग 2 लाख के आजू बाजू, 10 लाख के सामने, और संख्या थोड़ी ज्यादा यानी 8 से 10 ना। यानी बी डिपार्टमेंट के अंदर वैल्यू 20% टोटल कार का, संख्या 25% ऐसी आइटम रखी। मीडियम सुपरविजन, मीडियम कंट्रोलिंग। ए डिपार्टमेंट में से कोई इंजन से जुड़ी हुई वस्तु लेके गए और परमिशन हो तो उसको आपको बॉडी स्पेयर पार्ट देने हैं। तीसरा डिपार्टमेंट बनाया बच्चों सी, जिसके अंदर सबसे कम कीमत वाली वस्तु। एक गाड़ी के अंदर बच्चों आपको बताओ कोई भी आइटम खोजना हो तो नट बोल्ट स्क्रू कितने लगते होंगे? लगभग बच्चों एनालिसिस है 1500 से 1800 नट बोल्ट स्क्रू लगते हैं या 1200 मिनिमम लगते हैं, जस्ट हमारा एस्टिमेशन है। और आपको पता होगा नट बोल्ट स्क्रू का तो आपके मम्मी पापा भी घर पे एक डब्बा रखते होंगे। कोई गैरेज वाले के यहाँ तो नट बोल्ट स्क्रू फ्री लगाता है, कारण उसकी कीमत बहुत कम होती है और क्वांटिटी में मिलता है। तो सी डिपार्टमेंट ऐसा बनाओ जिसकी टोटल वैल्यू बच्चों गाड़ी के 5% यानी 2000, 5000, 10000 और संख्या सबसे ज्यादा 65%। कोई सुपरविजन नहीं बच्चों। सी डिपार्टमेंट में जिसको जब आना हो, जितने नट बोल्ट स्क्रू ले जाने वो ले जाए। यानी फोर्ड जनरल मोटर कंपनी, फोर्ड आइकॉन गाड़ी बढ़ाने की कंपनी ने अपने स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर 3 टुकड़े किए। स्टोर डिपार्टमेंट के ए टुकड़ा जिसके अंदर हैवी इंजन रखे, बी टुकड़ा जिसके अंदर बॉडी स्पेयर पार्ट, दरवाजे, टायर, और सी डिपार्टमेंट जैसे नट बोल्ट स्क्रू। इस प्रकार से 3 टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद नेक्स्ट ईयर अपने खर्च में बच्चों जनरल मोटर कंपनी ने 25 से 30% रिडक्शन पाया। तो प्रैक्टिकली बच्चों कंपनी ने यूज की हुई मेथड है एबीसी एनालिसिस। तुरंत एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझे किया था क्लास में 1 साल पहले कि सर कोई इंडियन कंपनी ने ऐसा सिस्टम यूज किया है? पहला आंसर बच्चों, इंडिया में इतनी जगह ही नहीं है, लोग इलीगल जगह यूज करके स्टोर डिपार्टमेंट बनाते, इतनी जगह नहीं। सेकंड, इंडियन चोर इतने होशियार है बच्चों, अगर इंडियन चोर को पता चल जाएगा इस प्रकार का स्टोर डिपार्टमेंट बनाया है तो इंडियन चोर आएंगे, थेफ्ट आएंगे और ए डिपार्टमेंट में एनजी लेके चले जाएंगे, बी और सी डिपार्टमेंट कोई आएगा नहीं। तो इस प्रकार की मेथड बच्चों मात्र समझने के लिए होती है। इसका उपयोग प्रैक्टिकली भी इंडिया में हुआ नहीं है, बाकी बहुत सारी कंट्री में हो चुका है। दैट इज कॉल्ड ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। और उसके बाद चौथी मेथड बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स, वो जब आएगी तब आपको समझाएंगे। इसके बाद बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का हमने जो पहला पढ़ा देखा तो उसमें आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों, थियरी रिवाइज करने के बाद जो लास्ट लेक्चर में हमें इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी जिसके एग्जांपल प्रैक्टिस किए थे बच्चों, उसमें थोड़ा और सफर आगे बढ़ा रहे हैं। अगर टेक्स्ट बुक हुई तो आप लोग पेज नंबर 53 खोल सकते हो, 111 नंबर का पेज, जिसमें हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सम नंबर 5 पेज नंबर 111, होमवर्क में लेटेस्ट 1A पेज नंबर 127/2 पे है। और रिक्वेस्ट है बच्चों, टेक्स्ट बुक, कैलकुलेटर, फुल स्केप बुक इतना साथ में रखिए, आराम से आप लोग लेक्चर देखते देखते स्टडी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले EOQ 200 यूनिट, छोटा सा बच्चों तो मैं अमाउंट लिख के समझा रहा हूं। इंफॉर्मेशन में आपको EOQ दिया हुआ है 200 यूनिट। सेकंड, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है 100 रुपीज, ऑर्डर कॉस्ट 100 रुपीज। चलो उसके बाद एनुअल कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है बच्चों हमारे पास 10%। उसके बाद बच्चों प्राइस पर यूनिट है 130, प्राइस पर यूनिट 130। हमें बच्चों काउंट करना है, आंसर कैलकुलेट करना है एक वीकली कंजम्पशन। सेकंड चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर, ये बच्चों मोस्टली साउथ में पूछा जाता है पर आज आपको सिखा देता हूं। इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बस, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें
कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी में वो डिसाइड करना है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कैरिंग कॉस्ट। यहाँ आप देख सकते हो जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में है उसमें कैरिंग कॉस्ट किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में। तो जब बच्चों कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, व्हेन कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए EOQ इक्वल टू 2AO अपॉन CP। ठीक है बच्चों, अभी आप वैल्यू आपको एग्जांपल में दिया हुआ है और फिर से लिख रहे हैं। सबसे पहले EOQ, उसका आंसर दिया हुआ है 200 अंडर रूट 2 का मीनिंग 2 होता है, A का मीनिंग है एनुअल कंजम्पशन, जो हमें फाइंड करना है। समझने के लिए लिख सकते हो। O का मीनिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट जो ऑलरेडी दिया हुआ है 100 रुपए। फिर नीचे लेना है मुझे C का मीनिंग है कैरिंग कॉस्ट 10% इंटू P, प्राइस पर यूनिट है मेरे पास 130। अब बच्चों ध्यान से इक्वेशन सॉल्व करें तो रूट के अंदर सबसे पहले 2 इंटू 100 200x, नीचे 130 रुपए का 10% 13 रुपए। अब बच्चों दोनों साइड हमें स्क्वायर करना होगा, एक तरफ रूट हो और एक तरफ ना हो तो हमें उसको कन्वर्ट करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। बोथ साइड स्क्वायर, अगर 200 का स्क्वायर किया जाए बच्चों तो लगभग 40,000 आएगा, इक्वल टू 200x नीचे 13। बच्चों आप 40,000 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे और 200 से डिवाइड करोगे तो लगभग एनुअल कंजम्पशन रिसीव होगा 2600 यूनिट। अब बच्चों उन्होंने आंसर मांगा है आपके पास वीकली कंजम्पशन, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो आंसर नंबर 1 वीकली कंजम्पशन इक्वल टू 2600 पर एनम अपॉन टोटल ईयर में वीक होते हैं बच्चों 52, ये आपको पता होना चाहिए। 52 वीक से इसे डिवाइड करोगे तो लगभग आपको 50 यूनिट रिसीव हो गया। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन मांगा है नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, अब इसका फॉर्मूला बच्चों टेक्स्ट बुक में नहीं है तो ये अलग से यूज करना होगा, याद रखना होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ। आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है बच्चों 2600 यूनिट और आपका इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी एक बार में आप ऑर्डर रखते हो 200 यूनिट का, ये 2 जीरो गए। तो अगर ध्यान से देखो बच्चों तो 2600 यूनिट के लिए आपको 200 के 13 ऑर्डर रखने होंगे। ये हो गया आपका बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला हुआ एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ, इतना आपको याद रखना है। तो ये बच्चों सेम मिसिंग आइटम वाला सम हुआ, EOQ का आंसर दिया हुआ था जिसके ऊपर से आपने एनुअल कंजम्पशन, वीकली कंजम्पशन एंड नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल आगे देखते हैं। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ EOQ बच्चों। ये एग्जांपल के अंदर पूरे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड का रिवीजन ऐसा टारगेट है हमारा। अगर टेक्स्ट बुक हो आपके पास तो पेज नंबर 126 निकालो, लेटेस्ट 1। एक्चुअली बच्चों लेटेस्ट 1 रॉन्ग प्रिंट हुआ है, वहां होना चाहिए 35 नंबर। अगर आपकी बुक में लेटेस्ट 1 है तो वहां पेन से 35 लिख सकते हो। 34 के बाद क्रम में समय, पेज नंबर 126। होमवर्क में बच्चे करेंगे सेम 40। आशा रखते हैं कि आप लोग पूरा वर्क नोट डाउन कर रहे हो और लास्ट में होमवर्क भी कर रहे हो, ठीक है। एक आध वीक के बाद पूरा सरप्राइज विजिट देंगे और जूम मीटिंग के अंदर आपका पूरा वर्क चेक करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो सम नंबर 35, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 1500। सबसे पहले बच्चों अमाउंट आपको दिया हुआ है EOQ 1500। सेकंड प्राइस पर यूनिट P, प्राइस दिया हुआ है आपको 10 रुपीज। C ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसका वैल्यू है मेरे पास 30 रुपीज। और 4C कैरिंग कॉस्ट जिसका प्राइस है 1 रुपीज। 3 आंसर मांगे बच्चों। सबसे पहले मांगा है यूसेज पर एनम, सेकंड मांगा है नंबर ऑफ ऑर्डर, थर्ड मांगा है टाइम लेग बिटवीन टू ऑर्डर। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। गुजरात यूनिवर्सिटी में जनरली पहला पॉइंट आता है, पर अब तीनों आंसर कैसे रन होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, उसका आधार C पे होता है, कैरिंग कॉस्ट।
यहाँ सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, व्हेन कैरिंग कॉस्ट गिवन पर यूनिट EOQ इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन C, इसके अंदर बच्चों EOQ की जगह पे आंसर रखेंगे 1500। 2 का मीनिंग तो सबको पता है 2, A का मीनिंग एनुअल कंजम्पशन हमें फाइंड करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरे पास 30 रुपीज एंड C कैरिंग कॉस्ट है एग्जैक्ट 1 रुपीज, 1 रुपया रखा। अब बच्चों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1500 इक्वल टू रूट के अंदर 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60x और नीचे 1 रुपया का ऐसे रखेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करेंगे बच्चों। अब अगर आपको 1500 का स्क्वायर पता होता है, लिख सकते हो कैलकुलेटर से 1500 इंटू 1500 करोगे तो 22,50,000 आएंगे बच्चों, और यहाँ से स्क्वायर की साइन अंडर रूट की साइन निकल जाएगी। अब बच्चों मुझे इक्वेशन सॉल्व करना होता है, x इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इंटू 1 नीचे 60। अब बच्चों इसे आप लोग कैलकुलेटर से डिवाइड करो तो लगभग एनुअल कंजम्पशन रिसीव होगा 37,500, आप चेक कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट आंसर, मेरे पास टेक्स्ट बुक का आंसर है बच्चों, मैं देख सकता हूँ यस 37,500 आ जाता है। सेकंड आंसर मांगा है बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, यहाँ की भी हमने फॉर्मूला देखा हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर, या भूल गए हो बच्चों एक का समय आया होगा तो बराबर देख लो। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है बच्चों एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ। अब मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चों, एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरी 37,500, मुझे मटेरियल चाहिए, और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हर बार मैं ऑर्डर कितने का रखता हूँ, ये रहा EOQ 1500। जैसे बच्चों 37,500 को 1500 से डिवाइड करोगे आपको नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव होंगे 25 टाइम्स, यानी 1500 के मुझे पूरे साल के दरमियान 25 ऑर्डर रखने होंगे। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन, इसका उपयोग फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं हम, टाइम लेग बिटवीन 2 ऑर्डर। ये 25 बार ऑर्डर रखोगे बच्चों तो एक ऑर्डर रखने के बाद दूसरे ऑर्डर के बीच में गैप कितना होगा, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर इक्वल टू, अब बच्चों आपने 25 बार आंसर फाइंड किया हुआ है, इसका फॉर्मूला यूज करोगे 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। 365 साल में दिन होते हैं बच्चों, और 25 बार ऑर्डर रखोगे, इससे आप डिवाइड करोगे तो लगभग 14.6 डेज आंसर आएगा। पर डेज हमेशा राउंड में होते हैं बच्चों, इसलिए लिख सकते हो 15 दिन। यानी ये कैलकुलेशन हमें सिखा रहा है बच्चों कि हर 15 दिन के बाद हमें ऑर्डर रखना है, ठीक है। ऐसे टोटल 25 बार ऑर्डर रखना है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों। सबसे पहले मिसिंग फिगर था एनुअल कंजम्पशन, फॉर्मूला 2A/C वाला यूज किया, ये वैल्यू फाइंड की, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर, ये फॉर्मूला राइट डाउन करना, टेक्स्ट बुक में नहीं है। एंड थर्ड टाइम गैप लेग बिटवीन, ए टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर। अब बच्चों इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 4। लगभग बच्चों EOQ के सारे सम आ चुके हैं, फिर भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम है तो प्रैक्टिस के लिए हम रह रहे। पेज नंबर 111। अबाउट 50 आइटम्स आर रिक्वायर्ड डेली फॉर मशीन, बराबर। सबसे पहले यहाँ बच्चों डेली कंजम्पशन है 50 यूनिट्स, ओके। सेकंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है 50, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर डे है बच्चों 0.02, और उसके बाद लीड पीरियड है 35 डेज का। हमें फाइंड करना है बच्चों EOQ। अब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बच्चों कैलकुलेट करना हो तो कंपलसरी आपके पास कंजम्पशन और सब एनुअल होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये 50 है तो इसको 365 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा एनुअल में।
और बच्चों इसमें मैं एन्युअल में कन्वर्ट कर दूं, पर ये जो कैरिंग कॉस्ट है पर डे, रेट को कैसे करोगे, रेट को कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। तो आंसर में अगर आप नोटिंग देखो बच्चों, तो नोटिंग किया हुआ है, नॉट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन ऑन डेली बेसिस। ये जो कैरिंग कॉस्ट है डेली बेसिस पे है, तो इन दिस कंडीशन ईओक्यू डेली कैलकुलेट करना है इंस्टेड ऑफ एनुअल, यानी ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको एनुअल आंसर मिलेगा नहीं। तो ये नोट कर सकते हैं, हियर कैरिंग कॉस्ट गिवन पर डे, सो EOQ calculate daily instead of annual। तो कंपल्सरी बच्चों में डेली कैलकुलेशन करना होगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर्मूला में फिर से कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में है, तो सीधा फॉर्मूला रूट के अंदर 2AO अपॉन C। EOQ में ढूंढना है, 2 की जगह पे बच्चों 2, एनुअल की जगह पे डेली कंजम्पशन 50, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 एंड नीचे C 0.02। अब इसे बच्चों आप कैलसी से लगभग डिवाइड करोगे तो आंसर रिसीव होगा ऊपर का मल्टीप्लाई, आप कैलसी से देख सकते हो 2,50,000 नीचे 0.02। अब बच्चों इसे डिवाइड करो और इसका रूट निकालो, रूट निकालोगे तो लगभग आंसर आएगा 500 यूनिट्स। EOQ डेली। ये हो गए बच्चों आपके इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के सारे सम कंप्लीट। इसके बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड, मटेरियल टर्नओवर रेशियो MTR। अब बच्चों टेक्स्ट बुक में कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, पुरानी बुक हो नई बुक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, सारे EOQ के सम आपको कंप्लीट कर लेने हैं। और किसी को भी कोई भी डाउट हो बच्चों, वो बच्चा क्लास के अंदर 9 से 12 में सुबह या कोई भी टाइम पे कॉल करके सॉल्व करवा सकता है बच्चों। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के सारे सम पूरे। अब हम लोग सेकंड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, जिसके लिए हम आएंगे बच्चों पेज नंबर 117 पे। MTR बहुत इजी मेथड बच्चों, एक बेसिक क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। पेज नंबर 117 टेक्स्ट बुक का सम नंबर है बच्चों 18th B। सम नंबर 18th B, जिसके बाजू में बच्चे होमवर्क में करेंगे 12B एंड 28B। कोई बोले तो पहली मेथड में होमवर्क आ गया बच्चों, बहुत इजी मेथड है। इलस्ट्रेशन 6 देख के आपको बता चलेगा सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक सही में इजी, अगर आप मेहनत करते हो तो फुल मार्क ला सकते हो। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड टर्नओवर पीरियड फॉर मटेरियल A एंड B। दोनों आइटम के लिए बच्चों एग्जांपल में ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक, जिसके ऊपर से आपको मटेरियल का टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है। अब बच्चों आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ आए, इसलिए मैं जो इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट बुक की वो यहाँ लिख देता हूं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 40,000, 80,000 ये बुक में अवेलेबल है। सेकंड परचेज है मेरे पास 130, सेकंड में 2 lakhs है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, जिसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन में बच्चों 20,000, सेकंड में मेरे पास 40,000। अब बच्चों मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला आंसर है मटेरियल टर्नओवर रेशियो, इसे प्यार से बोला जाता है MTR, जिसका फॉर्मूला है बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, जिसके अंदर बच्चों में A का और B का, दो का आंसर कैलकुलेट करना है। अब बच्चों मेरे पास दो वर्ड है, दोनों का सबसे पहले मुझे फॉर्मूला यूज करना होगा। नोट नंबर 1, सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों ओपनिंग स्टॉक यहां से ले सकते हैं हम लोग। पहले ए आइटम का 40,000 प्लस परचेज 130 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000। सेम बच्चों बी का लिखे तो ओपनिंग स्टॉक 80,000 प्लस 2 लाख माइनस 40,000। ऊपर का बच्चों देखे तो 130 प्लस 140 170 में से 20 लेस करो तो मेरे मिल जाएगा 150। ये हो गया ए का मटेरियल कंज्यूम्ड। बी के अंदर 80 प्लस 2 लाख 280 में से 40 माइनस करो बच्चों, ये हो गया 240 बी का। बच्चों सबसे पहले ए का मटेरियल कंज्यूम्ड 150 और बी का 240। अब चाहिए बच्चों मुझे एवरेज स्टॉक, नोट नंबर 2। एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों एक के अंदर ओपनिंग स्टॉक है 40,000, क्लोजिंग है 20। 40 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 यानी रिसीव होगा 30,000। और बी के अंदर 80 प्लस 40 80 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 यानी रिसीव होगा 60,000। पहले में रखेंगे बच्चों 30,000, दूसरे में रखेंगे 60,000। ये दोनों को डिवाइड करने के बाद बच्चों आंसर लगभग रिसीव होगा फर्स्ट का 3.5 टाइम्स। आप लोग कैलसी से चेकिंग कर सकते हो, मैं टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर चेक कर लेता हूँ। यस, बी के अंदर रिसीव हो रहा है ए में 150 डिवाइड बाय 30 यानी 3 डिवाइड बाय 3 5 15 यानी लगभग आएगा 5 टाइम्स। चेक कर लेना बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर कैलसी आप लोग के पास है, जनरली आप लोग खुद टोटल करते हो। और नीचे 240 डिवाइड बाय 6 चौक 24 यानी 4 टाइम्स आएगा। यानी ये आंसर बच्चों में ऐसा कैलकुलेशन सिखा रहा है कि जो ए आइटम है उसका मटेरियल 5 टाइम्स टर्नओवर हुआ है और बी आइटम उसका मटेरियल 4 टाइम्स। जितना मटेरियल टर्नओवर ज्यादा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है। पर बच्चों एमटीआर का सिंपल फॉर्मूला हो मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम्ड का मीनिंग ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग लाइक सीओजीएस एंड एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इतना याद रखना है बच्चों। अब सेकंड आंसर मांगा उन्होंने मटेरियल टर्नओवर रेट इन पीरियड। अब हम लोग सेकंड आंसर लेते हैं। चलो सेकंड आंसर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। सेकंड एमटीआर इन पीरियड इक्वल टू 365 अपॉन एमटीआर। अब जो बच्चों हमने आंसर फाइंड किया है उसको 365 से डिवाइड करना है। ए के अंदर 365 डिवाइड बाय आंसर था 5 टाइम्स। करो तो डिवाइड। जैसे बच्चों डिवाइड करोगे लगभग आंसर आएगा 73 डेज। यानी ए मटेरियल हर 73 डेज के बाद टर्नओवर होता है। बी के अंदर बच्चों 365, उसको डिवाइड करोगे आप, एमटीआर लगभग 4 टाइम्स था तो आएगा आंसर 91 डेज। दिस इज कॉल्ड मटेरियल टर्नओवर रेशियो। इस प्रकार से बच्चों एग्जांपल सॉल्व करना है जिसमें कुछ में आंसर दिया होगा, आपको रिवर्स जाके मिसिंग फिगर फाइंड करना है। यानी दोनों मेथड बहुत इजी है, ऐसा कैसे। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.